जय हिंद दोस्तों, ए टू जेड लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलते हैं, आज आपका 17 लेक्चर लेके आया हूं आपके, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है रंजीत सर का यूपीएससी के लिए, बिहार टीचर्स के लिए। इससे पहले जो भी मैंने कंप्लीट किया उसका प्लेलिस्ट बना दिया है। किरण बुक का मैंने कंप्लीट कर दिया है, अब प्लेटफॉर्म और स्टार्ट होने वाला है उसका मैंने कंप्लीट कर दिया है। लास्ट मोमेंट है, लास्ट 30 डेज बचा है, उसका प्रैक्टिस सेट में लगा लीजिए। और बताना चाहूँगा, हम इसमें टोटल जो क्वेश्चन सिर्फ एमसीक्यू नहीं करेंगे, आंसर के साथ साथ हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे, जिससे आपको ये हेल्पफुल हो जाएगा ताकि आप एक जो 100 क्वेश्चन या 90 क्वेश्चन हम यहाँ करेंगे, लगभग 200, 250, 300 क्वेश्चन आपको तथ्य के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको याद हो जाए और यहीं पर आपका क्लियर हो जाए। सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर, आपका टाइम नहीं वेस्ट करते हुए, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट 30 डेज बचा हुआ है। जिन लोगों ने एप्लीकेशन भर दिया है, 1 to 5 में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। आपको लगभग 7.5-8 लाख लोगों से कंप्लीट करना होगा। एक सीट के लिए 9 से 10 लोग फाइट करेंगे। विस्तार से मैथ्स और रीजनिंग के लिए मैंने लेक्चर ले रहा हूँ। यूट्यूब पर कोई भी नहीं लेक्चर ले रहा है, आकर के डिजिटल बोर्ड पर मैं ले रहा हूँ। किरण बुक का मैंने 7 लेक्चर में यानी 7 सेट कंप्लीट किया। टोटल 20 सेट है, जिसमें 7 हो चुका है। रिमेनिंग 13 जल्दी हम कंप्लीट करेंगे। टोटल 20 सेट उसमें दिया हुआ है। 5 ऑप्शंस वाले भी आ चुके हैं, उसका भी मैथ्स रीजनिंग कंप्लीट करेंगे। और साथ में हम ये जो आपका है रंजीत सर का, इनका भी बुक हम कंप्लीट करेंगे। नो डाउट आपको थोड़ा भी कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सभी बुकों को मैं एक साथ कंप्लीट करने वाला हूं, यानी कि आपको मैथ्स भी मिलेगा, यहाँ पर रीजनिंग का भी कंटेंट मिल रहा है विद जीरो लेवल कंप्लीट, नहीं आपके पास कोई भी नॉलेज नहीं इस लेवल का मैं बता रहा हूँ। जैसा कि आपको लगता है, आपको लगेगा कोई भी आपके दोस्त या फ्रेंड आपको बता रहे, कोई टीचर्स नहीं है, आपके दोस्त और फ्रेंड के जैसे आपको सारी चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जीरो लेवल पर। मैथ्स रीजनिंग आप जाकर प्ले लिस्ट आप जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट आपको बना हुआ है, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ लीजिए। ये सारे PDF आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जितने भी हैंड रिटन नोट्स है आपका, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सारे का NCERT SCERT बेसिस पर आपके लेक्चर तैयार हो चुके हैं। EVS का नोट्स कई लोगों ने ले रखा है, आप भी कांटेक्ट करके हमसे ले सकते हैं। EVS का आपका 3 से 5 तक का आपका क्लासेस का नोट्स तैयार हो चुका है। आपका नोट्स लेने के लिए तरीका क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसी ग्रुप में लिंक मिल जाएगा, या फिर हमें इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। 2 मिनट मैंने आपका लिया है ताकि आपको सारी चीज़ें जानकारी हो सके। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कई लोग बोलते हैं कब आप लाइव आते हैं, कब चीज़ें आते हैं, तो बेल घंटी आप दबा लीजिएगा ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड करें बिहार BPSC से रिलेटेड आपको मिल जाए। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। चलिए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं, टाइम ऑलरेडी मैंने ज़्यादा ले लिया। चलिए पहला क्वेश्चन है 17 नंबर सेट का। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर को कहा जाता है। ऑप्शंस आप देख लीजिएगा, मैं इसको विस्तार से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके आंसर होंगे राजकोषीय घाटा। क्या होंगे? बी, राजकोषीय घाटा। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को कहते हैं राजकोषीय घाटा। क्या कहते हैं? सरकार के कुल, ताकि 2 से 3 बार बोलूंगा आपको यहीं पर याद हो जाएगा। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के, यानी जितना आपने राजस्व इकट्ठा किया और जितना भी आपने खर्चा किया, उसके बाद आपका जो बचा, मान लीजिए आपके पास 100 रुपये आपका आमदनी हुआ और आपने 50 रुपये खर्चा कर दिया, फिर कितना बचा? तो 50 रुपये। ये हमारा राजकोषीय घाटा कहता है। ये हमारा क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा कहलाता है, कहा जाता है। राजकोषीय घाटा का तब उत्पन्न होता है जब किसी सरकार की व्यय किसी दिए गए वित्तीय वर्ग में सरकार द्वारा उत्पन्न राजस्व से अधिक है। मान लीजिए मैंने एग्जांपल अभी लिया, 100 रुपये मेरी आमदनी है और मैंने खर्चा 150 रुपया कर दिया, तो 50 रुपया मेरा घाटा में चला गया। मैं किसी से लोन लेकर के या किसी से उधार लेकर के मैंने अपने 50 रुपया पूरा किया, तो इसके घाटा के रूप में टर्म में देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका इसमें थोड़ा सा और विस्तार बता देता हूँ। कुल व्यय और कुल माइनस कुल राजस्व यानी ऋण को छोड़ करके इस राजकोषीय घटना की गणना GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में किया जाता है। सकल GDP का जो उपयोग सबसे पहले आपका किया गया 1 जुलाई 2017 से। जब भी आप बुक या कहीं एनालिसिस में भी देखेंगे तो ये सारी चीजें तथ्य आपको नहीं पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको जितने भी नॉलेज है इकट्ठा आपको एक साथ मिलता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बेल घंटी दबा लीजिए। कई लोग बोलते हैं वीडियो नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो डेली आप हर दिन ट्राई कीजिएगा, क्योंकि डेली आपको 2 से 3-4 वीडियो आपके यहाँ पर अपलोड हो रही है और 2-3 आपको 1 से 2 लेक्चर लाइव आकर के हम आपको ले रहे हैं क्लासेस। तो आप A to Z लाइव ग्रोइंग इंडिया सिर्फ, या फिर @A to Z लाइव इंडिया जाकर सर्च कीजिएगा। डेली आकर के यूट्यूब पर आकर सर्च करना है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, नॉलेज से भी मिलेगा और साथ में कंटेंट भी मिलेगा। सिर्फ ये नॉलेज देने का काम नहीं किया, बल्कि आपको इस बिहार टीचर्स को कैसे पास करना है वो भी बताया जा रहा है। चलिए सेकंड नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? तो ऑप्शन है बैंक दर है, खुला बाजार परिचालन है, खरीद कर्जदाता है, घाटे का वित्त पोषण है। तो आपका ऑप्शन होगा घाटे का वित्त पोषण। ये बैंक का काम नहीं है, बाकी सभी बैंक का काम है ये तीनों।
चलिए, घाटे के वित्त पोषण से तात्पर्य सरकार द्वारा राजस्व में एकत्रित धन से अधिक धन को खर्च करने पर उधार के माध्यम से अंतर को वित्त पोषित करने की प्रथा से है। यह केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा किया गया राजकोषीय नीतिगत निर्णय है। सरकार के उधार के प्रबंधन में केंद्रीय बैंक की भूमिका हो सकती है, लेकिन यह केंद्रीय बैंक की प्राथमिकता नहीं है। ठीक है, इससे संबंधित आप समझोगे केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई। आरबीआई के कोई काम नहीं है अगर आपने लोन लेकर के कहीं से कुछ किया। जैसे आपका घर के मुखिया का ये काम नहीं है, अगर आप घर के बेटे हैं और आपने कहीं से लोन लिया है और आपका ये पापा का काम नहीं है वो लोन को चुकाएंगे। हालांकि बैंक वाले मांगते हैं और दूसरे लोग मांगते हैं कि आपके बेटे ने लोन लिया, लेकिन और उसी तरह से आरबीआई का काम नहीं है, बस वो देख रेख कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की आपकी स्थापना हुई थे 1992 में, 1992 ईस्वी में हुआ है। तो थोड़ा सा विस्तार में सुन लीजिए। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड जिसको कहते हैं सेबी, फुल फॉर्म इसका सेबी भारत में प्रतिभूति बाजार का नियामक है। सेबी का मुख्यालय मुंबई के बांद्रा के कुर्ला समूह के व्यावसायिक जिले में है। माधवीपुरी बूच सेबी के वर्तमान अध्यक्ष है। अभी कौन है? माधवापुरी। सेबी के पहले अध्यक्ष डॉक्टर दवे थे। दवे। सेबी अपने 20 विभागों के माध्यम से भारतीय वित्तीय बाजार को नियंत्रित करता है। तो इससे और एक चीज निकल के आया, अभी वर्तमान में मुख्यालय इसका कहाँ पर है? तो मुंबई के बांद्रा में है। और उसके बाद इसके माधवीपुरी जो है, माधवीपुरी आपके हैं, वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है? तो इसमें देखिए ऑप्शन से घोड़े बलिदान के लिए उसे जाना जाता था। घोड़े बलिदान के नहीं, घोड़े नहीं जाने जाते थे। गाय उसका पवित्र पशु था। जी नहीं, ये भी नहीं था। पशुपति उनके द्वारा पूजे जाते थे। पशुपति यानी जो आपके हैं शिव शंकर के एक रूप का माना जाता है, तो इनको पूरा जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। पशुपति यानी शिव की पूजा करते थे। पशुपति यानी शिव की पूजा करते थे। कौन करते थे? सभ्यता। बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में आपके दिमाग में खोपड़ी में छेद होकर के सारे चीजें आपका कॉन्सेप्ट यहीं पर चिपक जाए और सारे आंसर आप जाओ 5 ऑप्शन जाओ आप देखेंगे बीपीएससी में, तो आपको एक आंसर फटाफट मिल जाए। 5 ऑप्शन वाले बुक्स को भी कंप्लीट करेंगे, नो डाउट। इसको भी आप रिवीजन के तौर पर आप देखिए, 1 से 2 बार 3 बार रिपीट कीजिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है, सब कुछ डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास इंटरनेट वाईफाई है तो डाउनलोड करते चले जाइएगा, उसको बार बार रिपीट कीजिएगा। आने वाले टाइम में हम एक एक टॉपिक उठा करके, हिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, या फिर आपके एसएसटी का पार्ट हिस्ट्री हो गया, जितने भी चीज़ें ईवीएस हो गया, हम ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट दोनों में कोशिश करेंगे प्रोवाइड करने के लिए विद क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बारे में थोड़ा तथ्य जान लीजिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते हैं। मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है। उनके धार्मिक जीवन में पशुपति नाथ का विशेष महत्व था, जिन्हें आधुनिक शिव आदि का रूप कहा जाता था। यानी शिव का आदि, जो अभी जिन्हें आधुनिक शिव का आदि रूप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? तो ऑप्शन आपका दिख रहा है। तो सबसे पहले खोजा गया आपका हड़प्पा। आंसर आएगा हड़प्पा। सबसे पहले खोजा गया तो हड़प्पा। थोड़ा इसका डिस्क्राइब सुन लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला शहर आपका हड़प्पा था। हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। 1921 में लेकर के वर्तमान 2000 से ज्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं। ये खोजना शुरुआत कब से हुआ? तो 1921 से शुरुआत हुआ। सबसे पहले खोजा गया जो शहर है यही हड़प्पा है। दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया है, जो कि लूसेंट के पॉइंट्स में आप देख सकते हैं। और कहीं से भी कई जगह से आपको नोट्स, आप जब सुनेंगे सिर्फ बातों को, तो कई एक क्वेश्चन के साथ कई चीजें आपको देखने को मिलेगा। तो नो डाउट, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा और जल्दी मेरा 5000 का सब्सक्राइबर का जो सपना है पूरा कर दीजिएगा आज ही। चलिए, जिनमें से 7 महानगर को दी गई संज्ञा दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। थैंक यू। मोहम्मद बिन तुगलक एक असफल शासक है। असफल शासक था। ऑप्शन है क्योंकि वह पागल था, वह व्यवहारिक व्यक्ति नहीं था, उसने राजधानी को हस्तांतरित किया था, उसने चीन के साथ युद्ध छेड़ा था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है आपका वो व्यवहारिक व्यक्ति नहीं था, जिसके कारण उसको वो असफल माना जाता है।
अब क्या है मोहम्मद बिन तुगलक क्या है, एक्चुअली ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है बहुत पढ़ा लिखा है। इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ, आप सुन लीजिए सिर्फ। वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है। कई बार ये गाँव देहात में आप सुनते होंगे ज़्यादा पढ़ा लिखा भी हानिकारक होता है। इसी तरह से ये व्यवहारिक उस लोगों से विचार नहीं करता था, कुछ भी मंत्री से अपने नहीं लेता था और खुद ही अपना डिसीजन लेता था, खुद ही कुछ करता था। कभी नंगे घूमता था, कभी बिना कपड़े के शासन करने आ जाता था, कभी कुछ से कुछ, कभी राजधानी को यहाँ से वहाँ कर दिया, यहाँ से वहाँ कर दिया, कई चीज़ें हैं हुई। तो ये सारी चीज़ें हैं, बस एक समझिए कि पढ़ा लिखा लेकिन ज़्यादा ही होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए आप। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा जाता है, क्योंकि उसकी ज़्यादातर नीतियाँ असफल रही। वो अपनी नीतियाँ सिद्धांत पर आधारित बनाता था, अपनी नीतियाँ जो है सिद्धांत पर आधारित बनाता था, परंतु उसमें व्यवहारिकता की कमी होती थी। वो अपने मतलब एक काल्पनिक घटना, काल्पनिक चीज़ों में खोया रहता था। कई ऐसे बच्चे अभी आपको देखने को मिलते होंगे जिसके सपने होते होंगे क्रिकेटर बनने का, फ़िल्म स्टार बनने का, लेकिन उसको ये नहीं पता है कैसे बनना है। वो अपना बेसिक चीज़ें नहीं जानता है कि हम क्या किस लायक के हैं, किस लिए हमको बनाया गया है कुदरत ने। तो उसको स्ट्रेंथ अपना पता चलना चाहिए। किसी को अच्छा लगता है पढ़ाई करने में या पढ़ाने में तो टीचर बनता है, किसी को क्रिकेट खेलने में तो क्रिकेटर बनता है। तो उसी से ऐसे ये अपने बेसिस पर नहीं, और उसको ये दिखाना भी पड़ता है लोगों के द्वारा। आप जब कर्तव्य करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको पता चलेगा। 10 लोग अप्रिशिएट करेंगे, कुछ लोग अप्रिशिएट नहीं भी करेंगे, तो भी आपको पता चलेगा कि हमको ज़्यादातर कहाँ पर प्रशंसा मिल रहा है, मैं कहाँ अच्छा हूँ, कौन से सब्जेक्ट में अच्छा हूँ, चलिए कौन से टॉपिक्स में, किस फील्ड में अच्छा हूँ, उसी अनुसार आपको करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। वर्तमान में का दौलताबाद, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित किया था, वह स्थित था कहाँ पर स्थित था? तो आपके ऑप्शंस हैं, मैसूर है, औरंगाबाद है, निजामाबाद है, भोपाल है। इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया। टेलीग्राम वो ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम में जाकर के सर्च कीजिए A to Z लाइव ग्रोइंग इंडिया, इस तरह सर्च कीजिएगा। सिर्फ एक ही मात्र आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। कुछ ही लोग यहाँ पर जुड़े रहते हैं, ज़्यादातर मैं नहीं चाहता हूँ किसी को जोड़ने के लिए, और जितने लोग जुड़े हैं सबका सिलेक्शन होगा नो डाउट। क्योंकि मैं ज़्यादा कई लोग इधर उधर की बातें करते हैं या फिर कोई लिंक शेयर करता है, मैं उसे हटा देता हूँ। चलिए क्वेश्चन इसका आंसर है आपका अ, वर्तमान में दौलताबाद, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी, वह स्थित था कहाँ पर? तो भोपाल में। कहाँ पर स्थित था? भोपाल में। सॉरी नहीं, इसका आंसर होगा औरंगाबाद में। औरंगाबाद में स्थित था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजनीति के तहत राजधानी को दिल्ली से देवगिरी परिवर्तित किया, और यह प्रयोग बुरी तरह से असफल रहा, जिसके अभी मैंने कहानी बताया वही है मोहम्मद बिन तुगलक, पढ़ा लिखा लेकिन पागल इंसान। और पुनः अपनी राजधानी दिल्ली वापस ले गया। इसकी बहुत सारी नीतियां असफल रही, क्योंकि ये व्यवहारिक कम सैद्धांतिक ज्यादा था। व्यवहारिक कम सैद्धांतिक ज्यादा था, सिद्धांतवादी ज्यादा, जिसको कहते हैं बस ये करना है तो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहांगीर है, जिसकी 1605 से लेकर के 1627 तक इसका रहा शासन, किस वंश का शासक था? आपके ऑप्शंस इस तरह से दिख रहे हैं, आप देखिए, नंद वंश, सहरिया वंश, मौर्य वंश या मुगल वंश। तो ये नो डाउट आपको पता होगा, ये आसान क्वेश्चन है, मुगल वंश के शासक थे। इसके बारे में सुन लीजिए। जहांगीर मुगल साम्राज्य का चौथा शासक था, जिसका कार्यकाल 1605 से 1627 था, 1627 तक था। अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर मुगल सम्राट बना, और इसके बाद शाहजहां बना था। शाहजहां ने ताजमहल और लाल किला बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? औरंगजेब का उत्तराधिकारी आपका था मुइज्जम। मुइज्जम औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा पुत्र मुइज्जम उत्तराधिकारी बना था। मुअज्जम मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा था। किसके नाम से? बहादुर शाह प्रथम के नाम से। बहादुर शाह प्रथम 1707 से लेकर के 1712 तक शासन किया। कब से कब तक किया? तो 1707 से लेकर के 12 तक, 5 साल तक किया शासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष की थी? तो 1699 में। 1699 याद रखिएगा, 1700 से 1 साल पहले। 1699 खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने 1699 को बैसाखी वाले दिन के आनंदपुर साहब में की थी। कहाँ पर की थी? आनंदपुर साहब में की थी, ये याद रखिएगा। इस दिन उन्होंने सर्वप्रथम 5 प्यारों को अमृतपान करवाया था, खालसा बनाया, और इसके पश्चात उन 5 प्यारों के हाथों से स्वयं ही अमृतपान किया। इसी तरह खालसे के पीछे
ए सिंह लग गया, खालसे के पीछे सिंह लग गया। चलिए इन्होंने ही बताया था कि कृपाल रखें, बाल रखें, 5 जो अपना है, और इसको कानूनी रूप से अधिकार भी मिल चुका है, ये लोग रख सकते हैं सिख लोग। और सिंह, और जितने भी महिला लोग हैं वो लास्ट में कौर लगाएंगे, कौर, जैसे जसप्रीत कौर, नवनीत कौर, इस तरह से होता है ना, इस तरह से ये सारे लोग, और जो मर्द हैं सिंह लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से इनका जन्म हुआ गुरु गोविंद सिंह का, मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ, पटना साहिब में हुआ है। 10 में ग्रुप है, गुरु है सिख के, और उसके बाद कोई भी ग्रुप नहीं बने, लास्ट गुरु है 10वीं और अंतिम। निम्नलिखित में से राजा रणजीत सिंह प्रमुख थे, किस लिए प्रसिद्ध प्रमुख थे? तो आपका शुकर चकिया मिल के लिए, शुकर चकिया मिल के लिए प्रमुख थे, ये प्रमुख थे। 1 सेकंड का टाइम दीजिए। लगा रहे हैं, सेट लगवा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, 20 से 25 मिनट में आपका 100 क्वेश्चन लगा रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर मैं भी करा सकता हूँ 20 से 25 मिनट में, लेकिन वो लगाने से आपको शायद कोई फायदा नहीं होगा। चलिए एक्स्ट्रा फैक्टर के साथ जानिए, आपको काफी क्वेश्चन हेल्पफुल होगा। आप बता सकते हैं दोनों में कौन सा अच्छा है, उस हिसाब से हम करेंगे नेक्स्ट में। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए या एक्स्ट्रा फैक्ट आपको सही रहेगा, बता सकते हैं अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, 1809 ईस्वी में किस संधि ने आंग्ल सिख संबंधों को एक पीढ़ी के लिए स्थिर कर दिया है और रणजीत सिंह के साथ सीमा निर्धारित की कर दी? मोटे तौर पर सतलुज नदी को की रेखा के साथ साथ किसके साथ साथ किस संधि के तहत ये किया गया था? अमृतसर की संधि के तहत। तो ऑप्शन आउट भी है। चलिए इसका एक्स्ट्रा फैक्ट आप जान लीजिए। 15 अप्रैल 1809 ईस्वी को अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी। तो आपको यही है 15 अप्रैल 1809 में, 1809 में 18 का आधा कीजिएगा तो 9 आएगा, 18 का आधा कीजिएगा तो 9 आएगा, ठीक है। तो 1809 में 15 अप्रैल 25 अप्रैल 1809 अंग्रेज और रणजीत सिंह के बीच में संधि हुई थी। क्या संधि हुई थी? तो कि आंग्ल सिख संबंधों के एक पीढ़ी के लिए स्थिर कर दिया गया और रणजीत सिंह के साथ सीमा निर्धारित कर दी गई। तो मोटे तौर पर सतलुज नदी को रेखा के साथ ये दिक्कतें आ रही थी, वहां पर इनके बीच में लास्ट में युद्ध होने के बाद संधि कर दी गई थी कि सतलज का पानी आप भी यूज करो, हम भी यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर, मुगलों ने से लड़ने वाला सिख गुरु कौन था? तो मुगलों से लड़ाई करने वाला सिख गुरु आपके थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, इनके बेटे को भी जो थे उनको भी हत्या कर दिया गया था मुगलों के द्वारा। गुरु से गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिखों के ने औरंगजेब की धर्मांता से क्षुब्ध होकर के हथियार उठा लिया था। किनके बीच में ये युद्ध हुआ था? मुगल के शासक में उसमें थे, तो आपके थे औरंगजेब, ठीक है। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? पूर्ण स्वराज दिवस आपका कब मनाया गया था? पहली बार कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी, इसी के कारण जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 2000, जब 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इनको संविधान जब स्वीकृत किया गया था और पारित किया गया था वो आपका 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन से हम गणतंत्र दिवस मनाना स्टार्ट कर दिए हैं। गणतंत्र दिवस कब से मनाते हैं? ये आपके 26 जनवरी। और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसमें के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। 14 नंबर क्वेश्चन का, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि को रावी तट पर यानी लाहौर में कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया था तथा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया है। इस दिन लोगों ने महात्मा गांधी द्वारा तय की गई स्वराज शपथ का वचन किया। इसमें जो स्वराज शपथ था उसमें उन्होंने वचन लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, काकोरी कांड में कौन से स्वतंत्रता सेनानी को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी? तो कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे उसमें? तो आपके हैं राम प्रसाद बिस्मिल। कभी कभी लगता है फिर से स्वतंत्रता इस तरह से हम लोग को लड़ने का मौका मिलता है ना, कैसा लगता है? अगर आप लोग रहते तो किनका रोल प्ले करना चाहते होंगे? भगत सिंह, ऐसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ नॉर्मली। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव या फिर सुभाष चंद्र बोस, आप बता सकते हैं। मैं तो भगत सिंह का कर सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। 15 नंबर, काकोरी कांड में कौन से स्वतंत्रता सेनानी को गोरखपुर में जेल दिया गया था? राम प्रसाद बिस्मिल। इसमें थोड़ा सा विस्तार से जान लीजिए। 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संगम के काकोरी नामक स्थान पर 8 टाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डाल करके सरकारी खजाना लूट लिया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन लाल और राजेंद्र लाहरी को क्रमशः जो गोरखपुर
और फैजाबाद, नैनी जिसको इलाहाबाद में आता है, और गोंडा में फांसी दी देगी। नैनी आपका कुछ के लिए फेमस है, ग्रीन मीच जीएमटी के लिए, ग्रीन मीच टाइम के लिए आप बता सकते हैं नैनी किस लिए फेमस है। आप क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 वर्ष 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था। आपके ऑप्शंस इस तरह से हैं। आप जब वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, ताकि हमें बार बार आपको जो वीडियो हम जब भी डालेंगे तो आपको वीडियो मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका ऑप्शन है कांग्रेस की धारणा की थी कि भारतीयों को स्वराज का हक मिले, नहीं। यह मुस्लिम लीग प्रथम को समर्थन देता था, नहीं। स्वदेशों में इस विषय में मतभेद थे, नहीं। समय में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, ये मेन रीजन था। इसमें कोई भी इंडियन था ही नहीं साइमन कमीशन में, इसलिए इसके ही विरोध करते करते साइमन कमीशन में लाला लाजपत राय जिसको कहते हैं लाला लाजपत राय की सर पर चोट लगने के कारण, डंडों से चोट लगने के बाद में वो कुछ दिनों के बाद हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई थी। वो वीरगति को प्राप्त कर लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, वो 16 में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूँ। साइमन कमीशन की घोषणा कब की गई थी? 8 नवंबर 1927 को वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा। लॉर्ड इरविन 8 नवंबर 1927, 8 नवंबर 1927 वायसराय थे, लॉर्ड इरविन वायसराय थे। कमीशन की 3 फरवरी 1928 को भारत मुंबई में पहुंचा। इस कमीशन को भारतीयों ने तीव्र विरोध किया, क्योंकि यह भारतीय समस्याओं पर विचारद था, किंतु इसमें एक भी भारतीय सदस्य था ही नहीं, क्योंकि उनकी बातें सुनने के लिए था ही नहीं। एक अंधा कानून था, किसी भी संशय की बेसिस पर उठा करके जेल में डाल दो, वो भी 1 साल 2 साल या आजीवन कारावास दे दिया जाता था। ये गलत था। चलिए शिवाजी के बारे में 17 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। शिवाजी के बारे में निम्न में से कौन सी कथन सत्य नहीं है या सत्य है? सॉरी, उन्होंने मराठा को एक राष्ट्र में जोड़ा, तो ये एकमात्र सत्य है। पुणे की उसकी राजधानी थी, नहीं है। वो गौरीला युद्ध में विश्वास रखते, बिल्कुल रखते थे। और वो गौरीला युद्ध में भारतीय थे। गैर हिंदुओं की असहिष्णुता थे, नहीं, बिल्कुल हिंदुओं के असहिष्णुता सबके लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 का आप थोड़ा सा जान लीजिए। शिवाजी के पूर्व मराठा कोई राष्ट्र नहीं था। इन्होंने सरदारों के अलग अलग गुट थे, इनको सरदारों के अलग अलग गुट थे। उन्होंने मराठों के एक राष्ट्र संगठित किया। इसकी राजधानी रायगढ़ थी। वे गौरीला युद्ध में पारंगत थे और गैर हिंदुओं के प्रति सहिष्णु थे। ये गलत लिखा है बाकी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक छत्र राज्य को कब ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में लाया गया था? ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में लाया गया था। आपका ऑप्शन है 1793, 1783, 1773, 1795। तो आपके आंसर आ जाएंगे 1773। 1773 के अंतर्गत भारत में कंपनी के संविधान में परिवर्तन किए गए। इस प्रकार कंपनी एक छत्र राज्य पर ब्रिटिश हुकूमत का निर्णय नियंत्रण स्थापित होने लगा। 1717 में, 1764 में आपका हुआ था बक्सर युद्ध। उसके बाद 1773 में ये सारी चीजें हुए। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जानते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैं बता रहा हूँ, एक चीज बता रहा हूँ। अगर आपको वीडियो इस तरह से चाहिए या फिर आपको सिर्फ वन लाइनर या फिर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। 19 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित वायसरॉय को उनके शासन के दौरान घटित हुई घटनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए सुमेलित करते हैं। बेबल की टाइम में घटना घटी थी सिमला सम्मेलन से। और नेक्स्ट है आपका रीडिंग आपका हुआ था मोपला विद्रोह से। रीडिंग आपका हुआ मोपला विद्रोह से, यानी कि 2। मैं सिर्फ लिख देता हूँ नंबर यहाँ पर 2। रीडिंग आपका हुआ था मोपला विद्रोह से। नेक्स्ट आते हैं विविल्डम आपका हुआ था। विविल्डम में आपका हुआ था सांप्रदायिक पुरस्कार। और नेक्स्ट है लिथुओ में आपका हुआ था पाकिस्तान के लिए मांग। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। अंग्रेज वायसराय उसके शासनकाल में दौरान घटित महत्वपूर्ण घटनाएं जो है वो इस तरह से। बेबल के सामने में शिमला समझौता हुआ था। रेडिंग के मोपला विद्रोह हुआ था। विलियमडंग में सांप्रदायिक पुरस्कार। लिथुओ में पाकिस्तान के लिए प्रथम मांग। चलिए बार बार रिपीट कर दिया हूँ, आप सुन लीजिएगा फिर से वीडियो को स्लो करके या फिर अपने हिसाब से। गुरु गोविंद सिंह क्या थे? तो सिखों के 10वें गुरु थे, बिल्कुल सही थे। इसी तरह से आपको ऑप्शन मिलेगा डी में या इनमें से कोई नहीं। ये सिखों के आंतरिक काउंसलिंग खालसा के पंथ 1999 में किए थे, ये बिल्कुल किए थे, अभी मैंने बताया था। और 10वें ग्रंथ के रचयिता थे, तो ये हैं तीनों हो सकता है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। इनमें से सभी क्वेश्चन डी आंसर आ जाएगा। चलिए
गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु थे, अंतिम गुरु थे। उन्होंने सिखों की आंतरिक काउंसलिंग खालसा पंथ की स्थापना 30 मार्च 1699 में किया था। 1699 में कब किया था? 30 मार्च 1699 बैसाखी के दिन के टाइम में, उसी के आसपास में। दसम ग्रंथ यानी कि 10वें पातशाह का ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 21 वी विल हैव। वीडियो अच्छी लग रही हुई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी को दबा लीजिए। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में सबसे पहले जो हम मिलते हैं, जो हम लोग रहते हैं वही भी, यानी कि आपको क्षोभ मंडल में रहते हैं। सबसे बाहर सबसे लास्ट होता है बहिर्मंडल। आयन मंडल में सारे घटनाएं आयनिक घटनाएं घटती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी, समताप मंडल। यानी ओजोन परत कहाँ पर होती है? समताप मंडल में। समताप मंडल में 5 परतें होती है। कौन कौन सी? तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बाह्य मंडल। ये 4 मंडल है, सॉरी 4 मंडल है, ठीक है, 4 मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर, क्वेश्चन 22 नंबर देखिए। पृथ्वी शिखर सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था, किया जाता है? तो इसे आपका यूनिसेड के द्वारा, यूनिसेड के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? यूनिसेड के द्वारा। पृथ्वी शिखर सम्मेलन एवं विरासत पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूनिसेड, यूएनसीईडी, यूनिसेड जिसको कहते हैं, यूनिसेड के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसे सर्वप्रथम 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। तो कहाँ पर किया गया था? सर्वप्रथम 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में किया गया था। रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपके कथन देख लीजिए। वाष्पीकरण की क्षमता हवा के तापमान में वृद्धि के कारण सत कम होती है, नहीं, बिल्कुल बढ़ती है। तापमान में वृद्धि के कारण वायुमंडलीय दबाव में कम होती है, ये बिल्कुल सही है। तो आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23, बाकी देखने की जरूरत नहीं है, इसे हालांकि देख सकते हैं आप। सापेक्षक आर्द्रता कम प्रतिघन नहीं, ये सब चीजें नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है। समान ऊंचाई के स्थानों पर जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? उस ऊंचाई को क्या कहते हैं? तो आपका 24 का आंसर आ जाएगा बी, समोच्च रेखा, यानी समान यानी समोच्च, ठीक है, समान यानी समोच्च, जहां से निकालेंगे। समान ऊंचाई के स्थानों के साथ जोड़ने वाले काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? समोच्च रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समान ताप यानी ताप होगा तो आइसोथर्म हो जाएगा। आइसोथर्म यानी थर्मामीटर। देखते होंगे जब भी हमारा वो फीवर आता है, बुखार लगता है, हम लोग को तो क्या से मेजरमेंट करते हैं? थर्मोमीटर से। तो आइसोथर्म यानी समान ताप की बात कर रहा है, समान ताप की बात कर रहा है। बातों को पकड़िए, जहां जहां टाइम है, निश्चित समय यानी एक निश्चित समय पर एक समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसो मतलब होता है सब समान, आइसोथर्म मतलब समान टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी नहीं है? तो ऑप्शन है नागालैंड, म्यांमार, असम, त्रिपुरा। ये 7 बहनों के बारे में जानकारी ले लीजिएगा। उत्तर पूर्वी राज्य जितने भी हैं, तो बिहार बता सकते हैं कौन से राज्य में, पूर्व की साइड आता है, उत्तर की साइड आता है, पश्चिम की साइड आता है, नागरिक में इंडिया के मैप में मैंने बिहार के मैप को पढ़ाया, जाकर देख सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है आगे। नागालैंड नहीं है आपका, मिजोरम से कोई भी राज्य नहीं सटा हुआ। नागालैंड की सीमा मिजोरम से नहीं लगती है, इसकी सीमा असम और अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर और म्यांमार में क्रॉस करती है। नागालैंड की सीमा जब देखेंगे यहाँ पर जब बनी हुई 7 सिस्टर राज्य, तो आपको पता चलेगा। चलिए मैप को एक बार देख लीजिएगा। भारत के उत्तरी छोर से गुजरने वाले अक्षांश कितनी होती है, कितनी डिग्री की होती है? तो आपका उत्तरी छोर से गुजरने वाली रेखा होती है वो आपका 37 डिग्री। 37 डिग्री अक्षांश उत्तर के उत्तरी छोर से गुजरने वाला अक्षांश है। यह कर्क रेखा के ऊपर से स्थित है, कर्क रेखा से ऊपर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा करता है और उड़ीसा बिहार से ही कटा हुआ, तो उड़ीसा भी होगा। तो मध्य छत्तीसगढ़ भी है आपका, झारखंड के राज्य से सटा हुआ, तो मध्य प्रदेश नहीं है आपका, मध्य प्रदेश नहीं है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस दिन को बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए। 8 अगस्त 1942, तो 15 जून 1944। तो इसमें बिहार दिवस के रूप में 15 जून 1944 को मनाया जाता है। इसका आंसर आ जाएगा डी। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा लीजिएगा। अब बिहार में गांधी दिवस के रूप में 15 जून 1944 को मनाया गया था।
ठीक है। कामाख्या मंदिर कहाँ है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जो लोग धार्मिक हैं या फिर जानते होंगे, ये कामाख्या मंदिर आपका असम में है। जब आप असम से डिब्रूगढ़ से आप निकलोगे रेलवे स्टेशन, तो आपको बहुत बड़ी मंदिर आपको दिखेगा, जो पर्वतमाला है गुवाहाटी में, ये आपको मिलेगा। नीलांचल पहाड़ी पे, कौन से पहाड़ी पर है कामाख्या मंदिर? तो आप याद रखिएगा, नीलांचल, नीलों का अंचल, यानी कि भगवान नील जिसको कहते हैं, भगवान के नीलांचल, ठीक है। भगवान को नीलकंठ कहा जाता है, तो उन्हीं के पर्वत का यानी नीलांचल में पर्वत के नाम पर वो स्थित है। इसके असम की राजधानी कहाँ है? बता दीजिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट में आप बताइए, असम की राजधानी क्या है? तो दिसपुर, दिसपुर। ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट में आप जान लीजिए। अगर सोचिए क्वेश्चन आंसर करते तो आपको क्या ये 3 से 4 चीज एक्स्ट्रा चीजें पता चलती। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई कुछ भी बीपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है। 31 नंबर क्वेश्चन पर जानिए क्या होता है। कौन सी जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है, तो आपका मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, पानीपत, रेवाड़ी। तो कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है? तो आपका मुजफ्फरनगर आपका आंसर आ जाएगा। मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है। वो भारत के उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कुछ जिले राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे बुलंदशहर, ठीक है, और पानीपत, रेवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है? जैसे कि ऑप्शंस में बलिया है, बहराइच है, बस्ती है, या बाराबंकी है। तो आपके आंसर आ जाएंगे 32 का ए, सॉरी 32 का ए, 32 का ए, सॉरी 32 का बी। आंसर आ जाएगा बलराइच, बलराइच, बलराइच। क्यों? बलराइच की सीमा नेपाल के साथ लगती है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बलराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज जिले की सीमा नेपाल से लगती है। तो यूपी के ये जितने भी मैंने अभी नाम बताया, जैसे पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, बलराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, महाराजगंज हो गया, ये सारे यूपी के जिले नेपाल से लगती है। अब बताइएगा, हमें क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैं आपसे पूछता हूँ, जब बिहार की जब मैंने सीमा आपको मैप पढ़ाया था इस तरह से लास्ट में, तो ये जो नेपाल इस तरह पड़ता है, पूरा उत्तर के साइड में नेपाल यहाँ पर पड़ता है, नॉर्थ में, नौ से नेपाल, नौ से नॉर्थ, ठीक है। नेपाल उत्तर में पड़ता है, उत्तर में पड़ता है। तो आप बताइए कौन कौन से जिले और कितने जिले सटते हैं? तो टोटल 7 है, सातों जिले का नाम बताइएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन। कामरूप वर्तमान में कहाँ स्थित है? कामरूप आपके स्थित है असम में। कामरूप कहाँ है? असम में। कामरूप वर्तमान में असम का एक जिला है, जो ऐतिहासिक नगरी है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश खाली जगह से गुजरता है। कहाँ से? सिक्किम से गुजरने वाला एक अक्षांश से भी गुजरता है। तो ऑप्शन आपके हैं हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो आंसर आपके आ जाएंगे राजस्थान। पूर्व में सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश भारत के पश्चिम राज्य के राजस्थान से भी होकर गुजरता है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में। आपका क्वेश्चन आता है उद्यान कहाँ पर है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में। मैंने झाड़ियाँ ये सारी चीजें मैंने जीके में पढ़ाया, जाकर देख सकते हैं। 35 नंबर, निम्नलिखित से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थलबद्ध देश नहीं है? तो आपका स्थलबद्ध देश नहीं है, जैसे ऑप्शन नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार। तो आपका आंसर आ जाएगा म्यांमार। देश के बारे में पूछा तो म्यांमार, आपका आंसर आ जाएगा बी। भारत का पड़ोसी देश म्यांमार स्थलबद्ध देश नहीं है। म्यांमार की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस अस्थिर विनिमय कर को क्या कहा जा सकता है? लचीली विनिमय कर। अस्थिर है तो यानी लचीली कह सकते हैं। स्थिर तो होगा नहीं, वास्तविक होगा नहीं, अनियमित भी नहीं होगा, तो आपका क्या होगा? अस्थिर है यानी कि घूमता फिरता है, तो लचीली विनिमय की दर कहते हैं। 36, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़िएगा, आप समझ आ जाएगा। वो विनिमय दर की को बाजार ताकतों के द्वारा निर्धारित किया जाता है, उसे अस्थिर या लचीली विनिमय दर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको देख सकते हैं टाइम लग रहा है कि क्वेश्चन को बताने में आपको टाइम लग रहा है, अदरवाइज इतने में सारे 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते। आधा घंटे से ज्यादा का मैंने वीडियो ले लिया है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन। कौन सा लागत क्रम वो अक्र कभी भी यू आकार का नहीं होता है? कभी भी यू आकार का कौन सा नहीं होता है? तो आपका 37 का आपका आंसर आ जाएगा सी, औसत स्थिर वक्र हो जाएगा। ये औसत स्थिर वाला वक्र वो कभी भी यू आकार का नहीं होता है, क्योंकि लागत निर्गत में परिवर्तन के साथ स्थिर लागत में भी परिवर्तन होता है। अतः औसत स्थिर
लागत लगातार घटती रहती है और इस तरह लागत शून्य भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 38 नंबर। इनमें से कौन सा कर प्रगतिशील कर का उदाहरण है? प्रगतिशील कर का उदाहरण कौन से? तो उत्पाद शुल्क, चुंगी, गृह कर या आयकर। तो आपका आ जाएगा प्रगति, आपका है आयकर, प्रगतिशील आयकर। अब जिसके पास प्रगति होगा वही तो आयकर देगा, यानी इनकम टैक्स। प्रगतिशील कर इनमें से करदाताओं की आय बढ़ने के लिए दर बढ़ने के साथ दर बढ़ती है। इस कर का उदाहरण आयकर है, क्योंकि आय बढ़ने के साथ साथ प्रतिशत भी बढ़ता है। जैसे अगर 7 लाख 8 लाख से ज्यादा होगा तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स, इनकम टैक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसे ही कहते हैं प्रगतिशील आयकर, ठीक है, प्रगतिशील कर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। पूर्ण स्पर्धा के अंतर्गत कौन सी कीमत या ग्रहणीयता होता है? कौन से होता है? तो आपका प्राइस टैग होता है, तो क्रेता होता है, व्यवसाय होता है, सरकार कर्म या फर्म होता है। तो आपके आंसर आ जाएंगे 39 का फर्म होते हैं, 39 का फर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में कोशिकीय राजकोषीय नीति का इनमें से कौन सा मुख्य उद्देश्य नहीं था, मुख्य उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन आ जाएगा अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना, बिल्कुल यही होगा आपका, नहीं होगा, बल्कि बाकी अर्थव्यवस्था में तरलता लाना जरूरी होता है सरकार का, तो ये आंसर आ जाएगा। बाकी मूल्य को स्थिरता को प्रोत्साहन करना या आय संपदा को असमानता को कम करना, रोजगार अवसरों को बढ़ावा देना, बिल्कुल ही सही है। तो आपके आंसर आ जाएंगे ए, राजकोषीय नीति का सरकार के खर्च या व्यय से इसका उद्देश्य निर्धारित संतुलन से आर्थिक नीति वृद्धि, असमानता को कम करना, रोजगार उत्पन्न करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 41। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। जल्दी हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ। चलिए, संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ क्या है? संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है क्या है? तो आपका है संवैधानिक, उसका आंसर आ जाएगा डी। संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राज्य द्वारा शक्ति का प्रयोग संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है एक सरकार जिसमें राज्य का संवैधानिक प्रमुख का होता है, जैसे कि इंग्लैंड। इस उदाहरण नेक्स्ट क्वेश्चन पर भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन था? दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त था आपका तो के बी सुंदरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के द्वारा अनुपालन किए जाने वाले इस चुनाव आचार संहिता है, चुनाव दर आचार संहिता आपके हैं 43 नंबर का आंसर आ जाएगा। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीच में शैक्षणिक समझौते को सम्मत करना। आप बताइएगा लाइव जितने भी आ रहे हैं क्वेश्चन का आंसर बताइएगा 44 नंबर क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना या राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह पर आवंटन करना। तो कौन कार्य चिन्ह निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? निर्वाचन आयोग का ये कार्य क्षेत्र नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना। ये चुनाव करना राष्ट्रीय दल है जो कि संगठित दल है। मान लीजिए अभी बीजेपी संगठन में और उनको जितने सीट आए तो वो डिसाइड करेगा कि हमारा राजनेता कौन होगा, हम किसे अपना पीएम कैंडिडेट चुनेंगे। बाकी ये निर्वाचन आयोग का काम है। निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? भारत के राष्ट्रपति चुनाव को करना, बिल्कुल करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, जो भी उन्होंने चुन के लाया कि ये सही है कि नहीं। अब इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि वो भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनावों का अपनी देखरेख में संपन्न कराए, जबकि प्रधानमंत्री का चुनाव संसद सदस्यों द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैंने अच्छे से बताने की कोशिश किया, आई होप कि समझ आ रही होगी। 45 नंबर क्वेश्चन, हमारे संविधान की प्रस्तावना में इनमें से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो किसका उल्लेख नहीं किया गया? न्याय का, बंधुता या प्रतिष्ठा की समानता, वैश्य मताधिकार। तो वैश्य मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है। हमारी प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता आदि को लोकतंत्र के आदर्शों के रूप में शामिल किया गया है, जबकि प्रस्तावना में वैश्य मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है। अनुच्छेद 326 के तहत 18 वर्ष और ऊपर के सभी व्यक्तियों को मतदान का अधिकार दिया गया। मत का अधिकार किसमें आता है? तो अनुच्छेद 326 के तहत।
चलिए आप अपना मत देते हैं, 326 का यूज करते हैं कि नहीं आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन। संविधान निर्माताओं के दर्शन और आदर्श संहिता संविधान में हम कहाँ देख सकते हैं, हम कहाँ देख सकते हैं अपने आप को, तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं हम से प्रस्तावना सी में देख सकते हैं। संविधान निर्माताओं के दर्शन और आदर्श संविधान में हम कहाँ देख सकते हैं, तो प्रस्तावना में। चलिए और बाकी ऑप्शन देख लीजिएगा, वो नहीं है। किसी संविधान की प्रस्तावना से आशा की जाती है कि किन लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास किया। यह है संविधान निर्माता ने राजस्व की दिशा निर्देश दिया है, उनका उसमें समावेशन हो, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कि 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी थी? 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22 है, बहुत बार रिपीट हुई। देखिए भारतीय संविधान में अनुसूची 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में 14 भाषा थी, लेकिन वर्तमान में भी कितनी है, तो 22 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वर्तमान में अभी पूछ रहा है तो अनुसूची तो 22 हो जाएगा, सी आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो ऑप्शन है आपका संस्कृत है, सिंधी है, अंग्रेजी है, नेपाली है। तो आपके आंसर आ जाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा सी अंग्रेजी। अंग्रेजी है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, लेकिन अन्य भाषाएं जैसे असमिया हो गया, बांग्ला हो गया, बोडो हो गया, डोगरी हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, कन्नड़ हो गया, कश्मीरी हो गया, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिशा, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन। वीडियो अगर अच्छी लगी लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा लीजिएगा। किसने कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? तो ऑप्शन है नेहरू, गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर आ जाएगा 49 का गांधी। गांधी जी ने बताया था कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है, ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आप जान सके। 49 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी के अनुसार धर्म के बिना राजनीति का विचार अकल्पनीय है, इनका कहना है। गांधी जी ने बहुत सारी चीजें कहा है, इनमें से एक ये भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 50 नंबर क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? ऑप्शंस आपके हैं सामने, तो आंसर में सीधे बताता हूँ, राष्ट्रपति को सपोर्ट करता है। जो भी संघ लोक आयोग है, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी आईएएस जो कैंडिडेट होता है या फिर उनकी हायरिंग होती है, उनको पत्र दिया जाता है, नियुक्ति पत्र, वो राष्ट्रपति के द्वारा मिलता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 323 के तहत 323 याद करने के लिए आप याद रखिएगा 323 कि में प्रावधान है कि संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति को सौंपता है, फिर राष्ट्रपति इस वार्षिक प्रतिवेदन को संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन तापमान के बारे में क्या सच नहीं है? तो आप ऑप्शंस देखिए, आपके ऑप्शंस ये हैं, यह 7 मूल राशियों में से एक है, बिल्कुल सही जवाब है। ये है, यह एसआई इकाई में डिग्री सेंटीग्रेड में मापा जाता है, बिल्कुल ही गलत जवाब है। ये नहीं बल्कि इसका केल्विन होता है, डिग्री तापमान डिग्री सेंटीग्रेड बराबर इतना है, ये सही है। ठीक है, केल्विन होता है, उपरोक्त तो दिए सभी सही है, बिल्कुल सभी सही नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन आ जाएगा। ऐसा इकाई किया है एक केल्विन, मैंने बताया इसका, मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में आज ही मैंने पोस्ट किया था, तापमान की इकाई क्या है सुबह में, तो आप बता सकते हैं, वहाँ पर भी जाकर अपना एक एक चीज़ ऑब्जेक्टिव आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट में जाकर के आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको पीडीएफ और नोट्स इस तरह से मिलते रहेंगे और सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन लास्ट तक ज्वाइनिंग तो मैं आपका साथ दूंगा और 100 से ज़्यादा मैं ज्वाइनिंग कराने वाला हूँ। ये गारंटी है मेरे चैनल से और मेरे से द्वारा, चाहे 1% का हेल्प हो या 2% का हेल्प हो या 100% हेल्प हो, तो 100+ ज्वाइनिंग मेरे तरफ से किया जाएगा। बीपीएससी के जितने भी है शिक्षक, कम से कम 100 ऐसे स्कूल होंगे या जितने भी प्राथमिक हो या फिर 10+2 में मेरे द्वारा पढ़ाए गए टीचर होंगे, चाहे मैथ्स मेरे से लिए हो, जीके हो, साइंस हो, ये गारंटी है। चलिए और भी हमें अपने स्पीड को बढ़ाते हुए 52 नंबर क्वेश्चन, प्रतियोगिता कलर कोड में चौथी पट्टी किसे निर्देशित करता है? चौथी पट्टी आपको किसे निर्देशित करता है?